हम आपको हर हफ्ते 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, दिक्कत नहीं ना आप लोग को। बहुत सालों से कांग्रेस का चेहरा आप लोग देखे नहीं, अभी आप लोग देखेंगे। तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको इलेक्शन कमीशन की त्रुटि, गलती और वोट चोरी का एक एक 2 केस हमने पूरे 145 146 में से आपको बताना चाहता हूं। हजारों केसेस हम आइडेंटिफाई करके वोटर लिस्ट की कॉपी निकाल के सॉफ्ट कॉपी सब सेव कर लिया है। अब कोई उसको डिलीट नहीं कर सकेगा। 5-6 महीना थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड दिया सबको, वो सब डेटा जमा कर लिया और आपके सामने एक एक 2 देंगे। और हम जवाब इलेक्शन कमीशन से चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन के अनऑफिशियल बीजेपी के एमएलए से नहीं। विधायक के चुनाव में हुई बोगस वोटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। अभी मैं मौजूद हूँ अस्मिता क्लब में, जहाँ पे मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता मुजफ्फर हुसैन ने पत्रकार परिषद रखी थी, जिसमें उन्होंने 4 विषयों पर बोला है। पहला विषय था कि जो विधायक के चुनाव में बोगस वोटिंग की गई है और वोट चोरी की गई है। दूसरा विषय था जो कि रीडिप्लॉयमेंट के नाम पर जो मंदिर के ऊपर तोड़ा कार्रवाई की जा रही है। और तीसरा विषय था जो कि टोल नाके के ऊपर उन्होंने कहा। और चौथा जो कि विधायक के चुनाव के टाइम पे उनके फोटो का मिसयूज किया गया था, उनके फोटो को सोशल मीडिया पे गलत तरीके से जनता के सामने पेश किया गया था। तो इस पत्रकार परिषद में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। इसमें जो आचार संहिता भंग हुई, किन किन के नाम से हमने आचार संहिता भंग का रिटर्निंग ऑफिसर को तकरार दी थी, उसमें से कितनी एक्शन हुई, कितनी एक्शन पेंडिंग है, कितनों में एफआईआर दर्ज हुआ और आगे क्या करेंगे, उसके बारे में एडवोकेट राहुल राय हमारे प्रवक्ता ये आपको ब्रीफ करेंगे। इसके बाद में हमारा तीसरा मुद्दा है इलेक्शन कमीशन का, जो राहुल गांधी जी ने कहा है, उसी मुद्दों के ऊपर हम पूरे मीरा भाईंदर को फॉलो कर रहे हैं। उसके बारे में आपको हमारे दीपक बागरी और जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत ब्रीफ करेंगे। और चौथा मुद्दा है इस शहर में हो रही रीडेवलपमेंट के नाम पे धार्मिक स्थलों को हटाना और अपना कमर्शियल मुद्दा को आगे बढ़ाना। ये हमारे 4 मुद्दे हैं। मैं अभी दीपक बागरी जी को कहूँगा कि वो सामने आएंगे। और दीपक बागरी जी, जो हम वोट चोरी कह रहे हैं और वो वोट चोरी किस तरह से हो रही है, उसका एक मिसाल आपको दीपक बागरी जी देंगे। हमारे साथ है दीपक बागरी, ये बताएंगे हमें कि वोट चोरी का जो मुद्दा है क्या है पूरा मामला। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से भाजपा ने इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके 2029 के विधानसभा चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में गड़बड़ी की, उसी का जब हम लोग डिटेल पे डेटा एनालिसिस कर रहे थे तो हमें सबसे पहले पता चला कि 2019 से लेके 2024 तक हमारे शहर के अंदर सिर्फ 35,000 नए लोगों का नाम का रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन जब 2024 मई से लेके 2024 नवंबर तक का आप डेटा देखते हो तो अचानक से 55,000 नए लोगों का नाम रजिस्टर हो जाता है सिर्फ 5 महीने के कार्यकाल के दरमियान। अब 5 महीने के अंदर ऐसे कौन से नए लोग आ गए जो लोकसभा में मीरा भाईंदर में नहीं थे पर विधानसभा में नरेंद्र मेहता जी के लिए खास तौर पे से, मोदी जी के लिए नहीं आए पर नरेंद्र मेहता जी के लिए खास वोटिंग करने के लिए मीरा भाईंदर शहर के अंदर आए, उनका नाम रजिस्टर किया गया और उन्होंने नरेंद्र मेहता जी को ही मतदान किया सिर्फ। ठीक है, जब हम ये डेटा स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने सबसे पहले तो चीज़ चेक किया कि कहाँ पर किस पते के ऊपर मल्टीपल नाम तो रजिस्टर्ड नहीं है। अब उसके अंदर जब चेक किया हम लोगों ने तो सबसे पहले ये मालूम पड़ा कि 2022 में 25,000 से ज़्यादा नाम को उन्होंने डिलीट किया था, ये कहकर कि लोग स्थलांतरित हो गए। तो अगर लोग स्थलांतरित होते तो स्थलांतरित उतने जितने गए हैं उतने ही लोग आएंगे वापस से, हो सकता है 2-4 हज़ार आगे पीछे हो जाए। ठीक है, तो वो कंसिडरेशन हम लोग रख सकते कि 2-4 हज़ार, लेकिन 55,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस जब आप स्टडी करेंगे तो हमने आइडेंटिफाई किया कि एक पैटर्न है। भाजपा के जितने भी करीबी है जो नरेंद्र मेहता जी के 7-Eleven ग्रुप ऑफ कंपनी से संबंध रखते हैं या भाजपा के नगर सेवकों के आसपास जो घूमने वाले चेले चपाटे हैं, उन लोगों के नाम 145 विधानसभा के अंदर जानबूझकर डलवाया गया। रहने का उनका ओरिजिनल वोटिंग कार्ड जो है, रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो 146 विधानसभा के अंदर का है, लेकिन वैसे ही लोगों का नाम फेक एड्रेसेस के ऊपर 145 विधानसभा के अंदर डलवाया गया ताकि वो नरेंद्र मेहता जी के लिए मतदान कर सके।
तो सबसे पहला नाम जो नरेंद्र मेहता जी के 7-Eleven ग्रुप ऑफ कंपनीज के यजमान है, आज उनसे शुरुआत करते हैं। यजमान का सबसे पहला मान होता है ना, तो उन्हीं का मान रखते हुए यजमान जी के लिए हम लोगों ने रविकांत उपाध्याय जी, जिनके पिताजी का नाम राम प्रकाश है, तो रविकांत राम प्रकाश उपाध्याय जी का जब हम लोगों ने छानबीन किया तो सबसे पहले उनका नाम मिला कि ये तो भाई गोल्डन लिस्ट में रहते हैं, इनका नाम 146 ओला माजीवाड़ा विधानसभा में आना चाहिए। तो 146 ओला माजीवाड़ा विधानसभा के अंदर इनका नाम है, लेकिन जब 145 विधानसभा का हम लोगों ने यादी चेक किया तो इसके अंदर भी इनका नाम दो जगह मिलता है। पहला नाम इनका मिलता है भाईंदर वेस्ट के अंदर, जहाँ पर भाजपा के आमदार नरेंद्र मेहता जी का कार्यालय है, उसके एक बगल की बिल्डिंग में जिसका नाम है शुभाशीष, वहाँ पर उनके नाम विंग 303 फ्लैट नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड हमें यादी के अंदर ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है। जब हम उस एड्रेस के ऊपर जाके उसको वेरीफाई करते तो पता चलता है कि वहाँ पर उपाध्याय नाम का एक परिवार रहता तो है, और उनका इन रविकांत राम प्रकाश उपाध्याय जी से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब जानबूझ के एक एड्रेस के ऊपर जहाँ पर ऑलरेडी एक सिमिलर सरनेम का आदमी रहता है, वहाँ पर इन लोगों ने अपने लोगों का नाम डलवाया। एक पैटर्न अब आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर इनके सरनेम के लोग रहते वहाँ पर उसी एड्रेस का फ़ायदा लेकर इन लोगों ने अपने अपने नाम रजिस्टर करवाए। दूसरा, इन लोगों ने जो माड़ा की बिल्डिंगें बनी, उन माड़ा की बिल्डिंगों का भी गैरफायदा उठाया। एक एड्रेस जो है उनका L901, उस बिल्डिंग के अंदर इनका रविकांत उपाध्याय जी का और उनकी पत्नी का दोनों का नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो जब हम उस बिल्डिंग के अंदर चेक करने गए, जब वहाँ का नेम प्लेट चेक किया तो वहाँ पर मिला कि उमाशंकर त्रिपाठी जी के नाम से ये फ्लैट रजिस्टर्ड है। जब बिल्डिंग के अंदर छानबीन किया, पूछताछ किया, तो पता चला कि ये आदमी ने 1.5 साल पहले ये फ्लैट खरीदा। अब रविकांत उपाध्याय का जो नाम एड हुआ है वो सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर ऐड हुआ है। सप्लीमेंट्री लिस्ट कब बनती है? जब इलेक्शन का सबसे लास्ट का पीरियड होता है, तब जो फाइनल रिवाइज लिस्ट आती है उसमें नाम ऐड होता है। मतलब इन लोगों ने जानबूझकर इलेक्शन के कुछ दिन पहले फेक एड्रेस के ऊपर अपना नाम रजिस्टर करवाया और वहाँ पर अपना वोटिंग कार्ड बनवाकर जानबूझकर अपने आमदार जिनके साथ भी ये काम करते हैं उनको मतदान करने के लिए इन लोगों ने अपना नाम फेक एड्रेस के ऊपर रजिस्टर करवाया। ये साफ साफ इंसिडेंट साबित करता है कि हमारे यहाँ पर वोट चोरी भयंकर तरीके से की गई है, और ये एक इकलौता उदाहरण नहीं है। ऐसे कई उदाहरण आपको पूरे शहर के अंदर हम लोग आने वाले दिनों के अंदर देंगे, जहाँ पर भाजपा के माजी नगर सेवक हो गए, जहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी हो गए, उन लोगों का नाम जानबूझकर 146 विधानसभा में तो है ही, लेकिन 145 विधानसभा के अंदर भी डाला गया ताकि ये अपने वोट चोर आमदार नरेंद्र मेहता जी के लिए मतदान कर सके। सर, मिली जानकारी से 2017 में ये कांग्रेस पार्टी में ही थे, तो कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने इसी तरीके से कुछ किया था या फिर सिर्फ भाजपा में आने के बाद इन्होंने ऐसा किया, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर? अगर 2017 में ये किए होते तो 2017 में कांग्रेस पार्टी से इनको लात मार के निकाल दिया होता। पर क्या होता है ना, चोर अपनी संगति से अपने हिसाब से चुनता है ना। इनको पता था कि इनको अगर चोरी करनी है या अगर सत्ता का लाभ उठाना है तो इनको सत्ताधारी के पास में भागना पड़ेगा। तो जो 2017 तक कांग्रेस ही हिंदू थे, वो 2017 के बाद में भाजपा ही हिंदू बन गए। तो ये जो नया सनातन का चोला ओढ़ के ऊपर जो नए नए भाजपा चमन चेले घूमते रहते हैं, उन चमन चेलों में से ये भी एक आदमी है। यही आदमी ने 2017 के बाद में भाजपा के आमदार के पैर पकड़े, उनके साथ में अपना काम शुरू किया, उन्हीं के साथ में उनको अपना बॉस पापा पता नहीं क्या क्या बना के रखे। और ये वही आदमी है जो नरेंद्र मेहता जी के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, उन्हीं के साथ में उठते हैं, उन्हीं के साथ में बैठते हैं। आपके पास उनकी फोटो आप दिखाना चाहेंगे हमारे? मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये नरेंद्र मेहता जी है, ये उनके साथ में रविकांत उपाध्याय जी है, ठीक है। इनका मैं एक और फोटो दिखाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने देखिए 7-Eleven ग्रुप ऑफ होटल्स का लोगो है, यहाँ पर नरेंद्र मेहता जी है, यहाँ पर उनके एक जो डायरेक्टर है संजय सुर्वे जी है, यहाँ पर प्रशांत केडुस्कर है, और साथ ही में यहाँ पर है रविकांत उपाध्याय। अब इन्होंने अगर यहाँ पर देखिए इनका कैप्शन है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, 7-Eleven ग्रुप ऑफ होटल्स की तरफ से, मतलब ये 7-Eleven ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिलेटेड है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कुछ भी हो। और ये कंपनी जो है वो किसके साथ में जुड़ी हुई है? नरेंद्र मेहता जी के भाई के साथ में, विनोद लाल जी मेहता जो उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, ये उनकी कंपनी है। तो ये किसी ना किसी तरीके से भाजपा से संबंध रखते हैं, और भाजपा के लिए इन्होंने वोट चोरी का एक अच्छा काम अपने नेताजी को खुश करने के लिए शहर के अंदर किया। और एक मिसाल, एक ही घर में, एक ही दुकान में, जबकि दुकान का मालिक भी वो नहीं, 2500 वोटर एक ही दुकान में कैसे है? इलेक्शन के कार्ड भी है, मतदार यादी में भी नाम है। ये भी एक मिसाल आपको ये देंगे। ते आता ही नव्याने वोट चोरी पुन्हा एकदा चालू झालेली आहे। मागची सोडून द्या,
पण आता ही तुमच्या समोर इलेक्शन कमिशनची ही इलेक्शन कमिशनची ही वोटर आयडी आहे. ही वोटर आयडी एकाच पत्त्यावरती 10x10चं दुकान आहे, 10x10चं दुकान आहे. ही 25 वोटर आयडी आहे. यावरती मी नाव देतो. यावरती पहिलं नाव आहे अवधराज नेबुलाल यादव. अवधराज नेबुलाल यादव. दुसरं नाव मी वाचतोय ललन शीतल यादव. तिसरं नाव मी वाचतोय रमेश पंचमराम यादव. ऍड्रेस एकच आहे. ऍड्रेस नंबर शॉप नंबर 11 अस्मिता उपहार पूनम सागर. त्यानंतर चौथं नाव आहे नीरज कुमार यादव. शॉप नंबर 11 अस्मिता उपहार पूनम सागर. पुन्हा पुढचं नाव आहे हिरालाल जेटू यादव. शॉप नंबर 11 अस्मिता उपहार पूनम सागर. त्याच्या पुढचं नाव आहे राजेंद्र प्रसाद यादव. ते पण यादव साहेबांचे. ऍड्रेस सेम परत शॉप नंबर 11 अस्मिता उपहार पूनम सागर. त्या पुढे आहे नाव राजेंद्र किशोर सहानी. शॉप नंबर 11 अस्मिता उपहार पूनम सागर. त्याच्या पुढचं नाव आहे. इलेक्शन कमीशन से हमारा यही सवाल है कि अगर आपने बीएलओ अपॉइंट किया तो बीएलओ ने काम क्या किया कि एक ही दुकान में इतने सारे नाम आपके इलेक्टोरल रोल में है और ये इलेक्शन कार्ड है. और ये इलेक्शन का कार्ड अभी 2 दिन पहले किसी दुकानदार ने हेमांगी पाटिल जो हमारी पदाधिकारी है उनके दफ्तर में लाके छोड़ के गया. बोले पोस्टमैन आया था, ये हमारे यहाँ दे करके गया. तो कहने का मतलब ये है दीपक बागरी ने एक ही व्यक्ति का नाम 3 जगह बता दिया आपको. 146 का नाम 145 में. ये हम इलेक्शन के टाइम पे बोल रहे थे क्योंकि उस वक्त भी हमारे पास ये सूचना थी कि कई लोगों के नाम 146 के विशेष पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जिनको यूती का धर्म नहीं पालना था उनका नाम 145 में रखा गया और उन्होंने अपने यूती के कैंडिडेट को वहां पे मतदान सेना के कैंडिडेट को नहीं किया, उन्होंने यहाँ मतदान किया. ये उसकी लाइव मिसाल है. आपको मिसाल दे दी है. एक ही घर के अंदर कई, एक ही दुकान में इतने सारे ऐसे पूरे मीरा भाईंदर के जो हम बोल रहे हैं कि 50-60 हजार वोटर की धांधली है. हम इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहते हैं, ना कि सिर्फ ये लेटर. आपका ये लेटर हमको देना सक्षम नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये लेटर ही आपके खिलाफ का बड़ा एविडेंस है. और ये जो डबल ट्रिपल नाम है, एक ही एड्रेस पे जो 50 नाम है, ये आपका काम नहीं किया, गलत काम किया, वोट चोरी सिद्ध करता है. अब चौथा मुद्दा है, वो क्या रहा है कि रीडेवलपमेंट के नाम से मंदिरें तोड़े जा रहे हैं. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये शहर में एक भी मंदिर जो रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जा रही है वो वहां पूरा नया मंदिर बनने से पहले उस मंदिर को तोड़ने नहीं दिया जाएगा. मुजफ्फर हुसैन खुद वहां जाके खड़ा रहेगा. ये मैं आपको कहना चाहता हूं. राकेश राजपुरोहित और जय ठाकुर ये आपसे संवाद करें. शॉर्ट में सोसाइटी का नाम बोलो दोनों. नमस्कार आप सभी को. जैसा कि आप जानते हैं बीपी रोड पर एक बिल्डिंग है श्याम भवन. आज के जो आमदार है उनका अस्तित्व वहीं से शुरू हुआ है. वहाँ पर उनका ऑफिस हुआ करता था, वीडियो गैलरी थी, हम वीडियो विजन ये वहीं पे थे. उसी बिल्डिंग के जस्ट पास में एक मंशा मूर्ति हनुमान जी का वर्षों पुराना मंदिर हुआ करता है, आज भी है. उस मंदिर को क्योंकि ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट में गई और कथित तौर पर ऐसा वहाँ के लोग सब बता रहे हैं, सोसाइटी वाले भी, कि ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए आमदार साहब के भाई ने ली है. वो ऑन पेपर होता है कि ऑफ पेपर होता है वो आगे की बात है. रीडेवलपमेंट में लेने के बाद अब ऐसी बात चल रही है कि उस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा. ये मंदिर उतना ही पुराना है जितने पुरानी वो सोसाइटी है. और मीरा भाईंदर शहर में लगभग काफी मंदिर ऐसे मिलेंगे जो यहाँ बनी हुई जो बिल्डिंग है उनसे भी पूर्व के हैं. आज वो गलियों में बचे हैं. एक समय पे वो खुले थे, लेकिन क्योंकि बिल्डिंगें बनती गई तो आज वो बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन उसका एक धार्मिक महत्व है, आस्था का महत्व है. तो ये कह रहे हैं कि अभी हम इनको तोड़ देंगे और इनके भाई का कहना है कि भाई
बाद में बना के देंगे और सोसाइटी वालों को कहा गया है कि मैं इससे अच्छा मंदिर आपको बना के दूंगा। तो उनसे हमारा एक ही सवाल है कि पहली बात, मीरा भाईंदर में, भाईंदर ईस्ट में कौन सी बिल्डिंग है जो 10 वर्ष से पहले बन गई हो? टूटी बहुत है, लेकिन आज तक भी पिछले 10 वर्ष में इक्का दुक्का एग्जाम्पल छोड़ दिया जाए तो पिछले 8-10 सालों में एक भी बिल्डिंग नहीं बनी। और जब अगर 10 वर्ष 12 वर्ष वो क्यों नहीं बनती है वो भी आपको पता है कि उसका कारण क्या है। तो ये जो बिल्डिंग टूटी है ये भी वर्षों वर्ष नहीं बनेगी, ये भी बात फाइनल है। और अगर आप मंदिर आज तोड़ देते हो तो ये मंदिर दोबारा हनुमान जी की मूर्ति का क्या होगा? मंदिर पे जो श्रद्धालु आते हैं उनका क्या होगा? तो यानी 10-12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक ये मंदिर नहीं बनेगा और वहां पे उसके बाद आपको पता है कि क्या होगा, बाद में वो मंदिर कभी नहीं बनेगा। यही फैक्ट है। इसी तरह के बहुत जगह आपको उदाहरण मिल जाएंगे। भाजपा के लोगों ने वहां पे ये कहा, जब हम लोग वहां गए उसके बाद वापस आए तो अब कहने लगे अरे हम तो मंदिर तोड़ने ही नहीं वाले थे। किसने कहा? हम मंदिर तोड़ने ही नहीं वाले थे, ये तो ऐसे ही फैला रहे। अगर आप मंदिर तोड़ने नहीं वाले थे तो मंदिर की लाइट क्यों काटी गई? अगर आप मंदिर नहीं तोड़ने वाले थे तो मंदिर में पूजा अर्चना बंद क्यों कराई गई? अगर आप मंदिर नहीं तोड़ने वाले थे तो मंदिर को पूरे दिन ताला क्यों लगाया गया? और अगर आप मंदिर नहीं तोड़ने वाले थे तो जो व्यक्ति वहां पे पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को धमका के पूजा पाठ बंद करवाया गया। या आप लोग जाके वहां के लोकल रहिवासियों से पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी आप कहते हैं कि मंदिर नहीं तोड़ना चाहते तो मंदिर पे जब इतना संकट आया तो भारतीय जनता पार्टी के आमदार का ऑफिस जहाँ पे बचपन गुजरा वो और उनकी टीम वाले उस मंदिर के लिए वहां गए क्यों नहीं? एक भी भाजपा। ये मेरा सवाल है। पूरे शहर में वार्ड दर वार्ड, प्रभाग दर प्रभाग मंदिर को लेके आपका समझ बदलता रहता है क्या? कि प्रभाग वाइज इस प्रभाग में जाना है, मंदिर के लिए हाहाकार करना है और इस प्रभाग में मंदिर टूटे कहीं जाए कुछ नहीं बोलना। ये उनका दोगलापंथी दर्शाता है। इन्हीं के शासन में आप सभी को मालूम है सारनाथ देवी मंदिर शिफ्ट हुआ वहां पे, लेकिन भाजपा एक भी नहीं गया वहां कि भाई ये मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं। हाईवे के मंदिर की बात कर रहा हूँ। इन्हीं के शासन में साईं बाबा का एक टेम्पल तोड़ा गया, ये लोग कोई नहीं गए। इन्हीं के शासन में एक यहाँ पे गोपाल जी की हवेली थी, उसका परिसर तोड़ा गया, ये लोग नहीं गए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोगला रवैया भाजपा को छोड़ना होगा और कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग शहर का एक भी मंदिर टूटने नहीं देते। इसी से रिलेटेड एक विषय था, न्यायनगर के पहले रोड पे एक स्नेहा सदन नामक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के जो बिल्डर ये लिया वो बिल्डर थे एरिस्टोल बिल्डर, और एरिस्टोल बिल्डर के जो ऑनर है वो संतोष सावंत, वो हिंदू है। और संतोष सावंत की जो पत्नी है वो रश्मि जी है, वो जो भाजपा नेताजी के यहाँ कार्यरत है। और उसके जो आर्किटेक्ट है वो जानवी, वो भी हिंदू, और उसके जो एडवोकेट है महेश कावरा, वो भी हिंदू। सारे लोग हिंदू हैं। और उसी बीच इन्हीं के लोग, भाजपा के लोग जाते हैं, एसएस के लोग जाते हैं और वहाँ पे झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि ये टूटेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि न्यायनगर में मंदिर का इशू बना के उनको क्या फायदा होगा। दूसरा विषय, जैसे अगर आपको ये विषय दिखा तो जब आपको वीपी रोड आपकी हम बिल्डिंग नाम आया तो आप समझ जाओ कि किसकी बिल्डिंग है। अगर वहां पे इशू आया तब आपका भाजपा का कोई व्यक्ति क्यों नहीं गया, तब आपने वहां पे क्यों आपत्ति नहीं जताई, तब आपको ये चीजें याद नहीं आई कि यहाँ पे विषय। तो कहीं न कहीं इनका दोहरा चरित्र जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए एक दिशा दे रहा है। शैलेश पांडे कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी एकदम से अवतार बन जाते हैं। तो हम अच्छा भाव अभी किसमें प्रवक्ता, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता, अच्छी बात है, मेरी शुभेच्छा है उनको। अरे हाँ, वो 100 करोड़ के केस में उनके ऊपर भी केस है। तो वो हमेशा ये बोलते हैं ये वही मुजफ्फर हुसैन है जिसने मलाड में जाके हनुमान का मंदिर तोड़ा। तो मैं उनको ये आज जवाब देना चाहता हूं और आप लोग जरा मेरा जवाब उन तक पहुंचाइएगा कि जो मंदिर तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, मैंने पहले वहां पे 90 स्क्वायर मीटर मलाड में जमीन का भाव क्या होता है जाके पता कर लीजिए। उसमें पहला नया मंदिर बनाया
वहां पर आज जो बीजेपी में गए हुए हैं लक्ष्मण जंगम, वो उस समय हमारे पास कांग्रेस के हमारे कॉरपोरेटर थे और वो सिक्योरिटी का भी काम करते थे। तो मेरे उस बिल्डिंग का काम, वो बिल्डिंग का काम मैं नहीं देखता था, हमारे पार्टनर्स लोग कोई थे वो लोग देखा करते थे। बाबू भाई, दिलीप चौधरी, तरुण व्यास और कमलेश बोरा, ये मेरे उस जमाने में पार्टनर्स हुआ करते थे। 95-97 में मेरा कुछ परसेंटेज का शेयर हमारा कंपनी का उसमें था, बाकी मेन सारा कारोबार वो लोग ही करते थे, तो मेरा कुछ भी उसमें रोल नहीं रहता था। मगर जब मेरा रोल आया, जब वो सारे लोग पार्टनरशिप से आउट हुए और पूरी कंपनी का कामकाज हमने संभाला, तो हमने लक्ष्मण जंगम जी जिनकी सिक्योरिटी का भी काम था, तो उनको वहाँ की सिक्योरिटी का काम उनको दिया। और उस मंदिर जब बांध करके नया मंदिर बना के पूरा हुआ, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी लक्ष्मण जंगम जी मौजूद थे। तो आज वो बीजेपी में है। शैलेश पांडे जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो चीज़ की उनको मालूमात नहीं है वो मैं उनको मालूमात दे रहा हूं। लक्ष्मण जंगम जी अभी उन्हीं की पार्टी में है, वो उन्हीं को पूछ सकते हैं कि ये हकीकत है कि नहीं, कि पहला वहाँ मंदिर बना के नहीं बना, फिर उस मूर्ति का, जूने मूर्ति का विसर्जन उन्होंने रीत से जाके किया नहीं किया, ये जाके लक्ष्मण जंगम जी को ही पूछ लीजिए। अभी अच्छी बात है, इत्तेफाक से वो आप ही की पार्टी में है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम वोट चोरी का मुद्दा इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, जवाब हम उनसे चाहते हैं। इस शहर में रीडेवलपमेंट के नाम पे अलग अलग प्रभाग में अलग अलग भूमिका जो राजनीतिक पार्टी ले रही है, और शहर में जो जातिवाद और पोलराइजेशन करने का जो उसका हमेशा से प्रयास है, जिसका उन्होंने फायदा उठाया, हम वो होने नहीं देंगे। और इस शहर में जहाँ भी मंदिर सोसाइटी में हो कि कहीं हो, अगर उसको कोई इल्लीगल तरकीब से या अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए हाथ लगाने की कोशिश करेगा, वहाँ मैं व्यक्तिगत जाके खड़ा रहूँगा। मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये हम करेंगे। जिन जिन लोगों पे कोड ऑफ कंडक्ट का केसेस पुलिस के पास पेंडिंग है, हम उसको परस्यू करेंगे। पिछली पत्रकार परिषद में मैंने ये कहा था कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जूनी ऑक्ट्राई नाका की जगह है, इस टोल नाका को सरकार क्योंकि 2027 तक टोल नाका रखने वाली है, जो सरकार ने घोषित किया है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 2027 तक उस टोल नाका को दहिसर के ऑक्ट्राई नाके की जो जगह है उसमें शिफ्ट कर ली जाए। ये टोल नाका किस लिए था? जो मुंबई में 55 ब्रिजेस बने थे उसके लिए टोल नाका था। मतलब मुंबई में एंट्री पॉइंट के लिए ये टोल वसूल करने का काम था। मगर आज उसकी तकलीफ जो है, 20-25 साल पहले भाई उतनी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन पिछले 10-12-15 साल से बहुत परेशानी और अभी तो एक्सट्रीम हो चुकी है। तो मुंबई का टोल वसूल करना है तो आपको मुंबई कॉरपोरेशन की जो ज़मीन है उसके अंदर आप शिफ्ट कर दीजिए। मैंने उस दिन ये पत्रकार परिषद में कहा था कि हो सकता है कि सरकार ये किसी को दे देवे, 5 स्टार होटल के लिए दे देवे और अन्य चीज़ के लिए, मॉल के लिए दे देवे। तो मंत्री प्रताप सर नायक साहब ने मेरी सजेशन को सुना और उन्होंने तुरंत म्युनिसिपल कमिश्नर, बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर को फ़ोन लगाया और मालूमात ली, जो मैंने आपके मीडिया के माध्यम से सुना कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने उनसे कहा कि वो टेंडर प्रोसेस हो चुका है और अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में मैंने फरवरी 4 टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़ छपी थी उसको, उस बात से जो उन्होंने कहा उस बात से उसको वेरीफाई किया और अपने सोर्स से भी वेरीफाई किया, तो ये बात सच निकली है कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब गवर्नमेंट है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर इलेक्टेड बॉडी तो है नहीं वहाँ, देयर इज नो इलेक्टेड बॉडी। तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोले तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में इसको 1500 करोड़ में 1481 करोड़ में ये टेंडर प्राइवेट पार्टी को देने के लिए किया है, स्टार होटल बनाने को, एकोमोडेशन फैसिलिटी बनाने, रिक्रिएशनल, रिटेल, बैंकेट हॉल्स, ऐप बेस्ड कैब, टैक्सीज, कमर्शियल हब, इस तरह से वो ज़मीन किसी प्राइवेट पार्टी को दे दी है। मेरा ये कहना है सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, कि ये 1500 करोड़ का रेवेन्यू बीएमसी को आएगा, अच्छी बात है, हमारा उसको विरोध नहीं है।
हमारा विरोध उस जमीन को बेच देना या लॉन्ग टर्म लीज पे देना उसका भी विरोध नहीं है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। सवाल यहाँ पहला ये होता है, जहां आप एक लाड़की बहन योजना के लिए 45,000 करोड़ रुपया बजट में से दे सकते हो, वहां क्या 1500 करोड़ रुपया आप 2 साल के लिए, जब तक आपका टोल नाका है, टैक्स लेने वाले हो, सिर्फ 2 साल के लिए आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हो? 15 लाख मीरा भाईंदर की जनता है, 15 लाख वसई विरार की जनता है, क्या इस 30 लाख जनता की जान की परवाह सरकार को नहीं है? ये मेरा सवाल है। और आपके माध्यम से मुझे सरकार को ये विनती मैं करना चाहता हूं कि हर मेहरबानी करके उस टोल को उस बीएमसी ऑक्ट्राई नाके की जगह पे शिफ्ट कीजिए। जो टोल आपको लेना है उसे 2 साल के लिए पोस्ट, जो टोल की जगह आपने टेंडर में दिया है उसको 2 साल के लिए शिफ्ट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ 2 साल के लिए शिफ्ट कीजिए। अब इसी डिस्ट्रिक्ट के 3 बड़े बड़े मंत्री हैं हमारे पास। एक उप मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री थे, एक गणेश दादा है हमारे, गणेश नायक साहब, जिनका इस शहर के साथ और इस जिले के साथ मतलब कहने की क्या बात है। वो तो पालक मंत्री रहे हैं, वो तो अथॉरिटी थे, आज भी पूरी अथॉरिटी है, मंत्री हैं। और अभी हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रताप सरनायक भी मंत्री हैं। तो हम सरकार को कह रहे हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को कह रहे हैं, अजीत दादा से कह रहे हैं कि सर इस शहर की और वसई विरार की 30 लाख की जनता त्रस्त है। पिछले हफ्ते आप ही लोगों ने एक न्यूज़ चलाई थी कि पालघर से कोई बच्चा सीरियस था, उसे लाया गया, उसे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा, उसे नायगांव के किसी अस्पताल में एडमिट किया गया और वो डेथ हो गई। कई न्यूज़ आती है कि डिलीवरीज के लिए लेडीज़ को लिया जाता है, जान चले जाती है, बच्चा मर जाता है। तो इस जान की जनता की 30 लाख की जनता की जान की कीमत करते हुए 1500 करोड़ रुपये महत्व का नहीं है। 2 साल के लिए आप इस ऑक्ट्राई नाके को, इस टोल नाके को ऑक्ट्राई नाके के बाजू के जमीन में शिफ्ट कर दीजिए। ये हमारी आपके माध्यम से मीरा भाईंदर और वसई विरार की जनता की तरफ से उनको हात जोड़ करके विनंती है। आम्ही बहुतेक कंप्लेंट केली नव्हता, त्यामध्ये काही इन्सिडेंट्समध्ये रजिस्टर झाली, काही आजपर्यंत प्रलंबित आहे, काहीमध्ये काही ॲक्शन घेतलेले आहे आणि परस्पर आम्ही हे बोलू इच्छितो की त्यामध्ये कोणकोणते कंप्लेंट होते आणि कोणकोणते कंप्लेंट पेंडिंग आहे ते सगळं आम्ही सांगायला इच्छितो। पहिल्यांदा आम्ही फ्रीसाठी एक एफआयआर केलेला, आम्ही आरोला हे वेळ केलेला फ्रीसाठी की मीरा भाईंदरचा 1 कोटी रुपये सगळी क्षेत्रामध्ये काही लोक, काही बीजेपी पक्षाचे नेते हे फ्रीज करत होते आणि त्यावर आम्ही एफआयआर नोंद केलेली होती आणि 23/10/2024 आम्ही हे आरोला कंप्लेंट केला होता। परस्पर आरोनी ही डायरेक्शन दिली आणि 26/10/2024 एक एफआयआर झालेली, एफआयआर नंबर 0449/2024। त्यामध्ये 5 मुख्य आरोपी केलेले होते। त्यामध्ये सर्वप्रथम होते अनिल मिरानी आणि जिग्ना शाह, रेखा मिरानी, सीमा शाह आणि बलराज देवाडिया, हे प्रीव्हियस आहे। ठीक आहे। त्यानंतर आम्ही अजून एक कंप्लेंट केलेला, एक कंप्लेंट इलेक्शनमध्ये रॉयल कॉलेजच्या पाठच्या एरियामध्ये ते लोक कंप्लेंट पाठवत होते, स्वागत हाऊस आणि वेगवेगळे इश्यूज आहेत आणि त्यामध्ये कोणताही जो इलेक्शन कमिशनचा यामध्ये हे असतो की कंप्लेंट कोणचा आपला काहीच नव्हता आणि आम्ही कंप्लेंट केलेला आणि त्यावर एनसी फाईल केली गेली होती, एनसी नंबर 1692 आणि 127C ऑफ रिप्रेझेंटेशन्स ऑफ पीपल ॲक्ट 1950 मध्ये हे एनसी केली होती पोलिसांनी। नंतर आम्ही वेगवेगळा हे केलेला, व्हायरल पोस्ट होत आहे सोशल मीडिया, सोशल फॅब्रिक ऑफ कंट्री धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळे पोस्ट, AI मुझफ्फर साहेबांचा फोटो, मुझफ्फर साहेबांचा फोटो, याकूब मोहितचा एक लेटर होता, त्यावर टेररिस्टचा फोटो होता आणि बॉम्ब मारलेला होता आणि मुझफ्फर साहेबांच्या सोबत फोटो होता। ते कुठे ना कुठे एक ध्रुवीकरण करण्यासाठी हे पण एक प्रकरण केलेलं होतं समोरच्या पक्षाने आणि आम्ही त्यावर पण एक कंप्लेंट नोंदवली होती आणि त्यावर वेगवेगळ्या हे चालू होते, एफआयआर झालेले आणि त्यामध्ये त्या एफआयआरमध्ये जेरोम डिसूजा, बी फॅक्ट्स, कुणाल शुक्ला, गणेश वर्धन, आमची मुलं यांच्यावर हे केलं एफआयआर केला होता। नंतर आम्ही त्याला ॲप्लिकेशन केलं की अजून बहुतेक लोक आहेत
त्याच्यावर एफआयआर राहिलेला आहे. त्यांनी विवादास्पद एफआयआर हे कंटेंट पोस्ट केला होता, एआय कंटेंट पोस्ट केलेला आणि जुने न्यूज चॅनल्सचे 93 बॉम्बलास्टचे जुने हे क्लिपिंग काढून मुजफ्फर साहेबांचा कुठेतरी नाव हे करण्यासाठी त्यांना टेररिस्ट सोबत जोडण्याकरिता त्या लोकांनी असं हे सगळं सोशल मीडिया पोस्ट केलं होतं आणि परस्पर त्यानंतर बहुतेक नाव आहे ते आम्ही पोलिसांना दिलं. नंतर त्यामध्ये काय झालं की काही लोकांचा ते समावेश होता आणि अजून आजपर्यंत ते सगळे नाव प्रलंबित आहे. इन्व्हेस्टिगेशन इज ड्यू. सो लेट्स सी, वी थिंक दॅट पोलीस अथॉरिटी माइट बी एडिंग देअर नेम. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आम्ही अजून खूप कंप्लेंट केली होती. त्यामध्ये एक कंप्लेंट होती मुजफ्फर साहेबांच्या नावावर एक फेक एआय बनवलेला होता. अनुभव असताना श्रीराम आणि ईद ए मिलादचा त्याचा एक प्रोग्राम होता. त्यामध्ये त्यांनी धार्मिक त्यामध्ये एक हे घोषणा दिली होती. त्याला मर्ज करून ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्यासाठी पण एक कंप्लेंट होतं की आजपर्यंत त्याचा काही पुढचा निकाल आला नव्हता. नंतर जवळ फरवरी यांचा पण आम्ही हे होता न्यूज कॉन्टेंट होता, त्यावर आम्ही आरोला कंप्लेंट केली होती आणि परस्पर त्याचा पण चालू आहे. एक त्यांनी पण आमचा मला रिप्लायसाठी बोलवला होता आणि आम्ही सगळं रिप्लाय पण त्यामध्ये सादर केलं. नंतर आम्ही एक आमचे कार्यकर्ता होते साहेब, त्यांच्या नावावर एक फेक लिफलेट करून शांतीनगर आणि सुद्धा पाक करिता आणि ब्रॉडवेमध्ये त्याच्या ग्रुपमध्ये हे सगळं आपले होते की प्रत्येक गोळासाठी अमुक पैसे आणि मुजफ्फर साहेबांची फोटो आणि त्या कार्यकर्त्याची फोटो त्यामध्ये लागलेली होती. त्यावेळेस ते अजून एक असा होता त्यामध्ये जेवण आणि हे सगळं आहे. नंतर हा प्रकरण पण घडला आणि आम्ही त्याच्यावर एफआयआर केला. नंतर आम्ही नाव समावेश करण्यासाठी आम्ही ऍप्लिकेशन केलेला 0342 मध्ये. त्यामध्ये शाहिना इंसी, अविनाश जोशी, दिनेश तेजराज जैन, नितीन पांडे आणि इत्यादी नाव आम्ही समावेश करण्यासाठी ऍप्लिकेशन केलेलं. नंतर अजून प्रकरणामध्ये आमची मुंबई अगेन्स्ट आमचे फील्डमध्ये आमचे कार्यकर्ते होते, काँग्रेसचे लढवई होते. त्यामध्ये सॅम्युअल खराब, भरत पिलनकर, अनिल पवार, संकेत होते, भरत बिराडे, रवी पठाण, विश्वास शैलेश, कुणाल काटकर आणि आम्ही सगळ्यांनी आमची मुंबई करून एक केस आहे त्यामध्ये कंप्लेंट केलेला आणि रिझल्टंट आरोनी नवगड पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 196 ऑफ BS and 120 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्ट 1951 8/2024 ची एफआयआर आहे. नंतर आम्ही परस्पर एक ऍप्लिकेशन पण दिलं होता DCP झोन 1 ला की त्या एक आयडी मध्ये जो शामिल होईल कॉर्पोरेटर हा होते एक्स कॉर्पोरेटर आहे त्यांचे नवरे त्यांचं नाव आहे जोरावर सिंगोळे. त्यांनी पण एक फेक हे प्रोपगंडा फेसबुकवर केलेला आणि आम्ही त्यांना पण पाठी बघण्यासाठी पोलिसांना हे ऍप्लिकेशन दिले. तो आजपर्यंत हे अपलोडिंग आहे. नंतर प्रियेश शाह करून एक आहे त्यांनी पण सर्क्युलर एक आयडी सर्क्युलर केला होता. तो प्रियेश शाह हे बीजेपीचे कार्यकर्ता त्याच्या विरोधात पण आम्ही ऍप्लिकेशन केलेलं आहे आपण पुढे बघू आपल्यासाठी. नंतर आम्ही हे डिप्लेसमेंट ऑफ बॅनर पण झालं होता त्यावर पण आम्ही कंप्लेंट केली होती त्यावर पण एनसी झाली. नंतर अजून एक प्रकरण आहे की इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवर बीजेपीचे जे MLA प्रत्याशी होते ते सिल्वर पार्क मध्ये साईबाबाच्या मंदिरात शिरले आणि तिकडे आशीर्वाद घेण्यासाठी इथे गेले. परंतु हा जो ऍक्ट आहे हा रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ऍक्ट 1995 मध्ये गुन्हा आहे आणि इलेक्शन कमिशनने एक सांगितलेलं आहे असं जर तुम्ही रिलीजियस इन्स्टिट्यूशनला यूज केला तो बरं नाही आणि असा ऍक्टवर रिलीजियस इन्स्टिट्यूशन प्रिव्हेन्शन ऑफ मिसयूज ऍक्ट 1988 मध्ये त्यामध्ये आपण कंप्लेंट घ्यावी आणि परस्पर तो पण कंप्लेंट केलेला आहे. परंतु हे आम्ही अजून मॉडल कंडक्ट इलेक्शनच्या दिवशी बहुतेक मॉडल कोड ऑफ कंडक्टचा व्हायलेशन झालेला आम्ही तो पण कंप्लेंट इलेक्शन कमिशनला दिला आहे. त्यामध्ये ज्या कंप्लेंटवर आम्ही एफआयआर नोंदवली गेली एनसीबीने आम्ही सांगितलं बहुतेक प्रश्न जे इलेक्शन कमिशनचा आहे, बहुतेक प्रश्न जे आचारसंहिता उल्लंघन आहे त्यावर आजपर्यंत काही आता काय त्याच्यावर डेव्हलपमेंट आहे आम्ही परस्पर पोलिसांचा पाठपुरावा करत असतो आणि आम्हाला आशा आहे की फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन
होणार आहे आणि जे जे लोकांना आम्हीच आम्ही सरकारचा एक रिक्वेस्ट केलेला आहे जे इलेक्शनचं व्हायलेशन आहे त्यामध्ये होईल नाहीतर आमच्याकडे वी हॅव अदर लीगल रिकोर्स ऑल्सो लेट्स सी we will be taking other legal options we are seeing other legal options accordingly we will be acting accordingly. जैसा कि आपने देखा कि मीरा भाईंदर में विधायक के चुनाव में बोगस वोटिंग की गई है, क्या इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन मुद्दा उठाएगी, क्या एक्शन लेगी या फिर ये एक मुद्दा ही बन के रह जाएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।